कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो न दिखती हैं न सुनाई देती हैं, लेकिन जब वो तुम्हें चुन लेती हैं तो छोड़ती नहीं। कहते हैं हर गांव की एक अपनी कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जो दिन के उजाले में नहीं बताई जाती, जो रात के अंधेरे में धीरे धीरे फुसफुसाई जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां सुंदरता एक जाल है, जहां पैसा एक लालच है और जहां यक्षिणी इंतजार करती है हर उस इंसान का जो गलत राह चुनता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। विशाल नगर से दूर पहाड़ियों और घने पेड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, मालपुर। कहते हैं यहां रात थोड़ी ज्यादा गहरी होती थी और सुबह थोड़ी देर से आती थी, जैसे सूरज भी इस गांव में आने से पहले सोचता हो। इसी गांव में आज एक नया परिवार आने वाला था। भरत, एक सरकारी इंजीनियर जिनका तबादला हुआ था पुणे से मालपुर। उनके साथ थी उनकी पत्नी उमा, बेटा हर्षल उम्र 24 साल और बेटी ऋतुजा उम्र 17 साल। परिवार उत्साह से भरा हुआ था, नई जगह, नया घर, नई शुरुआत। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह घर किसी और की पुरानी यादों से भरा हुआ था। घर देखकर सभी खुश थे। बड़ा था, पुराना था, मगर मजबूत था। दीवारों पर समय के निशान थे, लेकिन छत अब भी अडिग खड़ी थी। ऊपर कोने में एक कमरा था, थोड़ा अलग, थोड़ा शांत। वही कमरा जिसकी खिड़की सीधे सामने खड़े पुराने पीपल के पेड़ की ओर खुलती थी। हर्षल ने अपना सामान उठाया और बिना एक पल सोचे सीधे उसी कमरे में चला गया। भैया, वो कमरा मत लो। क्यों? पता नहीं, बस वो कमरा मुझे अच्छा नहीं लगा, अजीब सा लगता है। तू भी ना फिल्मों की तरह सोचती है, कुछ नहीं है वहां। हर्षल ने हंसकर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, और यही हर्षल की सबसे बड़ी गलती थी। रात के 12 बज चुके थे, पूरा घर सो चुका था। हर्षल अपने कमरे में मोबाइल पर रील्स देख रहा था। तभी खिड़की पर दस्तक हुई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर्षल ने हेडफोन हटाए, कुछ नहीं, सिर्फ हवा। उसने फिर हेडफोन लगाया और तभी खिड़की के शीशे पर एक हाथ की छाप उभरी, अंदर से नहीं, बाहर से। हर्षल घबरा कर उठा, खिड़की खोली। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ पीपल की पत्तियां हिल रही थीं और दूर कहीं पायल की आवाज आई, छुन छुन छुन। अगली सुबह भरत जी बाहर टहलने निकले। गांव के लोग काफी मिलनसार थे। तभी एक बुजुर्ग पंडित रामदयाल ने उन्हें रोका। नए आए हो बेटा? हाँ पंडित जी, बस कल ही आए हैं। कौन सा घर लिया है? वो जो पीपल के पेड़ के पास है। ये सुनते ही पंडित रामदयाल का चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा एक बात ध्यान रखना, इस गांव में शाम 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, और रात को अगर किसी की आवाज आए, चाहे कितनी भी मीठी हो, दरवाजा मत खोलना। पंडित रामदयाल ने आंखें बंद की और बस एक शब्द कहा, यक्षिणी। उस एक शब्द में पूरी दहशत छुपी थी। पंडित रामदयाल ने हर्षल के पिता को एक कहानी सुनाई। सदियों से एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो इस गांव में सदियों से चली आ रही थी। सैकड़ों साल पहले यहां एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। घोर तपस्या के बाद उसने एक यक्षिणी को वश में किया। उसका नाम था रक्तमंजरी। रक्तमंजरी असाधारण सुंदर थी। उसकी सुंदरता में ऐसा जादू था जो किसी भी पुरुष को पागल कर दे। भैरवनाथ ने उसे अपनी शक्ति का जरिया बना लिया। लेकिन एक दिन भैरवनाथ मर गया और रक्तमंजरी आजाद हो गई, मुक्त
और क्रोधित। तब से वो इस गांव में भटकती है, हर उस जवान मर्द की तलाश में जो उसके जाल में फंसे, क्योंकि जो भी उसके करीब जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। हर्षल ने गांव में जल्दी ही कुछ दोस्त बना लिए, राहुल, शिवम और देव। एक शाम चाय की दुकान पर हर्षल ने यक्षिणी का जिक्र किया। वैसे ये यक्षिणी वाली कहानी क्या है? राहुल हंस पड़ा, लेकिन शिवम अचानक गंभीर हो गया। राहुल मजाक मत कर, मेरे चाचा को उसने लिया था। क्या मतलब? 2 साल पहले मेरे चाचा रात को बाहर निकले थे, सुबह मिले पीपल के पेड़ के नीचे कोमा में। हर्षल चौंक गया। शिवम धीमे बोला, रक्तमंजरी, रक्तमंजरी। चाय की दुकान पर अचानक सन्नाटा छा गया और तभी दूर से पायल की आवाज आई, छुन छुन छुन। सबने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। उस रात हर्षल सो नहीं पाया। रात के 2 बजे पायल की आवाज आई, छुन छुन। हर्षल खिड़की के पास गया। नीचे सड़क पर एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी, लंबे काले बाल। वो धीरे धीरे चल रही थी। फिर अचानक वो रुकी और धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और होंठों पर एक हल्की मुस्कान। उसने सीधे हर्षल की तरफ देखा और इशारा किया, आजा। हर्षल का पैर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से आवाज आई, भैया। ऋतुजा थी, नींद में उठ गई थी। हर्षल रुक गया। जब वो वापस खिड़की पर आया, सड़क खाली थी, लड़की गायब। सिर्फ दूर से पायल की आवाज आ रही थी, छुन छुन। अगले दिन से हर्षल बदल गया। उसे नींद नहीं आती थी, खाना भी नहीं खाता था, बस उस लड़की के बारे में सोचता रहता। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका इशारा। हर्षल ने राहुल से पूछा। राहुल का चेहरा कौन थी वो? अचानक पीला पड़ गया। राहुल ने उसका कंधा पकड़ लिया। यार, किस दिशा में थी वो? कहां? हर्षल सुन मेरी बात, वो कोई लड़की नहीं थी, वो यक्षिणी थी, रक्तमंजरी। उसने तुझे देख लिया और तू उसे देख चुका है। अब सावधान रहे, बहुत सावधान। लेकिन जो दिल में एक बार उतर जाए उसे निकालना आसान नहीं होता। घबराया हुआ हर्षल पंडित रामदयाल के पास गया। पंडित जी ने उसे देखा और लंबी सांस ली। बेटा, तू उसकी आंखों में देख चुका है, इसका मतलब है उसने तुझे चुन लिया है। अब वो तुझे हर रात बुलाएगी, हर बार थोड़ा और करीब, हर बार थोड़ा और मीठा। और जब तू एक बार उसके पास चला गया तो लौटना बहुत मुश्किल होगा। हर्षल घबराकर बोला, तो मैं क्या करूं पंडित जी? पंडित जी ने एक ताबीज दिया। घर से बाहर मत जाना रात को, यह ताबीज अपने गले में डाल। और सुन, अगर वो सामने आए उसकी आंखों में मत देखना, उसकी आंखें ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उस रात घर के बाहर पायल की आवाज पूरी रात गूंजती रही, छुन छुन। लेकिन हर्षल बाहर नहीं गया। सुबह जब उसने दरवाजा खोला, लाल रंग के पांव के निशान थे और वो अंदर की तरफ जा रहे थे। 3 दिन बाद राहुल का फोन बंद हो गया। शिवम ने बताया, सुबह वो पीपल के पेड़ के नीचे मिला। जिंदा था, लेकिन बोल नहीं रहा था, बस छत की तरफ देख रहा था। आंखें खुली, एकदम खाली। डॉक्टर ने कहा, कोमा। कोई वजह नहीं मिली। हर्षल उसके पास बैठा था। अचानक राहुल के होठ हिले। हर्षल ने कान पास किया। धीमी आवाज आई, वो बहुत खूबसूरत है, वो मेरी है। और फिर राहुल की आंखें बंद हो गई। हर्षल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि यक्षिणी ने उसे भी देख लिया था।
रात के 3 बजे हर्षल की नींद अचानक खुली। खिड़की पर वो थी, इस बार बहुत करीब। कांच पर उसका चेहरा, उसकी आंखें चमकती हुई, उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ कह रही हो। हर्षल सुनना चाहता था, हर्षल उठना चाहता था। उसके पांव धीरे से जमीन पर आ गए। तभी ऋतुजा कमरे में आ गई थी। वो रो रही थी। भैया, मुझे डर लग रहा है, मेरे कमरे में कोई था। वो रो रही थी। हर्षल ने खिड़की की तरफ देखा। यक्षिणी मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे अंधेरे में पीछे हट गई। हर्षल ने ऋतुजा को गले लगाया, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, आजा। अगली शाम हर्षल बाजार से अकेला लौट रहा था। तभी एक गली से पायल की आवाज आई, छुन छुन। उसके पांव अपने आप उस तरफ मुड़ गए। वो वहीं थी, लाल साड़ी, लंबे काले बाल, पीठ उसकी तरफ। हर्षल ने कहा, रुको। वो रुकी और धीरे धीरे मुड़ी। हर्षल ने ताबीज पकड़ लिया और नजरें नीचे कर ली। तभी उसकी आवाज आई, तू डरता है मुझसे? हर्षल बोला, मुझे जाना है। वो हल्के से हंसी। जाना? मेरे बिना? तू मेरे पास आएगा जरूर। जिसे मैं एक बार देख लूं, वो मुझे भुला नहीं सकता। हर्षल ने पूछा, तुमने राहुल को ऐसा क्यों किया? फिर वो बोली, क्योंकि वो तेरा था नहीं, तू मेरा है। हर्षल से गलती हो गई। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में सीधे देख लिया। सुनहरी आंखें, तारों जैसी चमकती हुई। उसी पल हर्षल का ताबीज जमीन पर गिर गया। यक्षिणी धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर्षल पीछे नहीं हट सका। वो मुस्कुराई। मैं जानती हूं तुझे क्या चाहिए। नौकरी में प्रमोशन, पैसा, सम्मान, सफलता, मैं सब दे सकती हूं। हर्षल चुप था। वो उसके और करीब आई। एक वादा कर, हर रात बस थोड़ी देर मेरे साथ। हर्षल ने धीमे से पूछा। और बदले में? वो हंसी। बदले में तू मालामाल हो जाएगा, दुनिया तेरे कदमों में होगी। हर्षल की जिंदगी में बहुत संघर्ष था। पिताजी का तबादला, कर्ज, नई जगह, कोई सहारा नहीं। और सामने वो आंखें, वो वादे। कुछ पल की चुप्पी के बाद हर्षल बोला, ठीक है तय। यक्षिणी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हर्षल का हाथ पकड़ा और उसी पल हर्षल को लगा जैसे पूरी दुनिया घूम गई हो। अगले हफ्ते से चमत्कार होने लगे। एक बड़ी कंपनी का ऑफर लेटर आया। सैलरी जितनी हर्षल ने कभी सोची भी नहीं थी। पिताजी का कर्ज किसी अनजान जरिए से चुक गया। घर में खुशियां आने लगीं। हर्षल अमीर हो रहा था, मशहूर भी। लेकिन हर रात वो उसके पास आती, बहुत पास। और हर सुबह हर्षल थोड़ा और कमजोर होता, थोड़ा और पीला, थोड़ा और खाली। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा ठीक है? हाँ माँ, बस थोड़ी थकान है। लेकिन ऋतुजा देखती रहती, चुपचाप। इन्हीं दिनों हर्षल की मुलाकात अनु से हुई। एक लाइब्रेरी में एक ही किताब दोनों ने एक साथ उठाई। दोनों हल्के से हंस पड़े। अनु सरल थी, ईमानदार, एकदम असली। हर्षल को पहली बार किसी इंसान से प्यार हुआ, सच्चा प्यार। अनु के साथ उसे लगा जैसे यक्षिणी का जादू टूट रहा हो। वो पहली बार खुद को जिंदा महसूस कर रहा था, खुश था। एक दिन उसने तय किया, मुझे अनु से शादी करनी है और इस सब से छुटकारा लेना होगा। लेकिन क्या यक्षिणी उसे इतनी आसानी से छोड़ देगी? जब हर्षल ने यक्षिणी को बताया, मैं अनु से शादी करना चाहता हूँ।
एक पल की खामोशी छा गई। फिर यक्षिणी की आंखों का रंग बदल गया, सुनहरे से गहरे लाल। वो धीरे से बोली, तू मेरा है। उसकी आवाज अब मीठी नहीं थी। हर्षल ने हिम्मत जुटाई। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। यक्षिणी हंसी एक ऐसी हंसी जिससे हवा भी कांप जाए। फिर वो बोली, ठीक है, तू नहीं आएगा तो मैं उसके पास जाऊंगी, तेरी अनु के पास। हर्षल चिल्लाया, अनु! लेकिन अनु! यक्षिणी जा चुकी थी, हवा में घुल चुकी थी। सिर्फ पायल की आवाज बची थी, दूर जाती हुई, छुन छुन। अनु को रात से तेज बुखार आ गया। वो बेहोश हो गई। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर हैरान थे, न कोई बीमारी न कोई कारण। बस ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जीवनी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही हो। अनु के माथे पर पसीना था, आंखें खुली लेकिन एकदम खाली। उसकी मां रो रही थी। हर्षल वहीं खड़ा था। उसे पता था ये क्या है, ये यक्षिणी का काम था। अनु! हर्षल ने उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। हर्षल की आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। हर्षल दौड़ता हुआ पंडित रामदयाल के पास पहुंचा। पंडित जी, अनु मर रही है। यक्षिणी ने उसे पकड़ लिया है। मुझे कुछ करना होगा। पंडित जी आंखें बंद किए बैठे थे। काफी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, एक तरीका है मगर बहुत खतरनाक। पंडित जी ने कहा, रक्त मंजरी को उसके बंधन में वापस बांधना होगा, वो बंधन जो भैरवनाथ ने बनाया था। रक्त मंजरी को उसके पुराने बंधन में वापस बांधना होगा। वही बंधन जो भैरवनाथ ने बनाया था। वो यंत्र पीपल के पेड़ की जड़ों में दबा है। उसे ढूंढ, उस पर ये मंत्र लिख, और जब यक्षिणी तेरे सामने आए उसे उस यंत्र पर बुलाना। वो फिर से बन जाएगी, हमेशा के लिए। हर्षल ने धीरे से पूछा, और अगर नहीं हुआ तो तुम दोनों में से कोई सुबह नहीं देखेगा। आधी रात हर्षल पीपल के पेड़ के पास खड़ा था, अकेला। उसके हाथ में पंडित जी का दिया यंत्र था। वो जड़ों के पास मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी असाधारण रूप से ठंडी थी। और तभी कुछ बाहर निकला। एक पुरानी धातु की पट्टी का भैरवनाथ का यंत्र। हर्षल ने उस पर मंत्र लिखना शुरू किया। धीरे धीरे, ओम रक्त मंजरी बंधश स्थापा। अचानक पेड़ की पत्तियां हवा के बिना ही हिलने लगी। जमीन पर ठंडी हवा दौड़ने लगी और हर्षल समझ गया वो आ रही थी। यक्षिणी प्रकट हुई, इस बार दोनों रूपों में, सुंदर भी और भयानक भी। उसकी आवाज कांपी। तू यंत्र लाया है, ये मेरा बंधन है। तू मुझे फिर से कैद करना चाहता है। हर्षल बोला। तुमने अनु को चोट पहुंचाई। यक्षिणी फुसफुसाई। वो तेरी है और तू मेरा है। हर्षल ने सिर हिलाया। तुम किसी की नहीं हो और मैं तुम्हारा नहीं। अचानक यक्षिणी ने हमला किया। तेज आंधी उठी। हर्षल जमीन पर गिरा, फिर उठ खड़ा हुआ। उसने यंत्र जमीन पर रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम रक्त मंजरी बंध स्थापा। मंत्र पूरा होते ही यक्षिणी चीख उठी, एक ऐसी चीख जो दिल को चीर दे। अचानक तेज रोशनी फैली और फिर सब शांत हो गया। सिर्फ पायल की आवाज धीरे धीरे दूर जाती हुई और फिर हमेशा के लिए खामोश। हर्षल जमीन पर बैठ गया, थका हुआ,
लेकिन जिंदा। सुबह जब हर्षल अस्पताल पहुंचा, अनु की आंखें खुल चुकी थी। बुखार उतर गया था। उसने धीरे से हर्षल का हाथ पकड़ा। तुम आए? हाँ, मैं आ गया। हर्षल ने उसका हाथ थामा, कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। राहुल भी 1 हफ्ते बाद जाग गया। उसे कुछ भी याद नहीं था। पीपल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब रात को पायल की आवाज नहीं आती। मालपुर गांव में अब शांति है। और हर्षल ने एक बात सीख ली, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। लालच सबसे बड़ा जाल है। और यक्षिणी वो सिर्फ भूत नहीं थी, वो इंसान की कमजोरियों का रूप थी। जो अपनी कमजोरी से लड़ जाए वो हर यक्षिणी से जीत सकता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यक्षिणी कभी नहीं मरती। वो बस इंतजार करती है उस इंसान का जो लालच में आए, जो शॉर्टकट चुने। और अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें पायल की आवाज सुनाई दे, छुन छुन, तो याद रखना, दरवाजा मत खोलो।